तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस, है ना। तो पहले तो मैं बताऊंगा आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो विलियमसन इथरिफिकेशन है ना, ये किस तरीके से वर्क करता है। और डेफिनेटली इसके ऊपर क्वेश्चंस आपका नीट एग्जाम है, ठीक है, बिल्कुल यहाँ से क्वेश्चन आता है, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए भी हैं। तो अपन विलियमसन ईथर सिंथेसिस के कॉन्सेप्ट को पहले समझते हैं, ठीक है। एक्चुअली विलियमसन ईथर सिंथेसिस ये आपकी एक ऑर्गेनिक रिएक्शन है, ठीक है, इट इज ए ऑर्गेनिक रिएक्शन। और इस रिएक्शन के अंदर हम लोग जो यूज करते हैं, है ना, कन्वर्ट करते हैं एल्कोहल, कन्वर्ट करते हैं एल्कोहल। एल्कोहल का मतलब आपका ROH, ठीक है। हम लोग एल्कोहल को कन्वर्ट करते हैं और क्या रिएक्शन परफॉर्म करते हैं आपके एल्काइल हैलाइड के साथ। ध्यान देना, एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड, ठीक है। हम इन दोनों की रिएक्शन परफॉर्म कराते हैं, एल्कोहल के साथ एल्काइल हैलाइड, देन फॉर्मेशन ऑफ ईथर, ठीक है। ईथर का हम लोग फॉर्मेशन करते हैं। और इसके साथ जो हम रिएजेंट यूज करते हैं वो रिएजेंट आपका होता है लाइक बेस। कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस आप यूज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे एनसीईआरटी में जनरली यूज किया गया आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो एक बार मैं इसको रिपीट करता हूँ। विलियमसन इथरिफिकेशन इज एन एमिक रिएक्शंस in which a particular alcohol ROH, इसके साथ आपकी रिएक्शन होगी एल्काइल हैलाइड की। एल्काइल हैलाइड इज RX, ठीक है, RX। मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, बिल्कुल देखना, विद इन सेकंड क्वेश्चन सॉल्व होता है। एल्कोहल के साथ हम एल्काइल हैलाइड यूज करेंगे इन दी प्रेजेंस ऑफ बेस लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रॉन्ग बेस, देन फॉर्मेशन ऑफ ईथर, है ना। इसी को अपन बोलते हैं विलियमसन इथरिफिकेशन रिएक्शन। ये पॉइंट क्लियर हुआ? यस। ओके, थैंक यू। तो अब देखो इस अंदर अपन देख लेते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे एल्कोहल लिया ROH, ठीक है, और इसके साथ हमने सबसे पहले यूज किया है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो आपको पता है कि सर सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिलीज हो रहा है ना, यहाँ से आपका रिलीज हुआ N+ एंड OH- आयन, ठीक है, OH- आयन। नाउ क्वेश्चन हमारा ये है कि हमने स्ट्रॉन्ग बेस NaOH को, तो हमारा जो एल्कोहल है, एल्कोहल एक्चुअली दोनों तरीके से वर्क करता है ना। एल्कोहल एसिड के तरीके से वर्क करता है, बेस के तरीके से भी वर्क करेगा। बट सामने कौन मैंने दे रखा है आपको, बेस OH- आयन। तो OH- आयन किसको सर्च करेगा, बोलो, आपको मैंने पढ़ाया था, जब कोई बेस आता है तो ये सर्च करता है एसिडिक हाइड्रोजन को, एसिडिक हाइड्रोजन मतलब H+ आयन को सर्च करेगा। तो आप एल्कोहल के पास अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो इस पे RO- एज वेल एज साथ में मिलेगा आपको H+ आयन। ये बात क्लियर है आपको? तो अब क्या होगा, यहाँ से जो OH- आयन होगा वो एल्कोहल के हाइड्रोजन को लेके बाहर जाएगा। तो पता है कि OH- आयन फ्रॉम सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड एल्कोहल से आपका H+ आयन, तो यहाँ से डायरेक्ट आपका H2O बन जाएगा। ये बात तो क्लियर है। अब H2O बनने के साथ यहाँ से आपको बाकी का सेक्शन मिलेगा, वो देखो, यहाँ से जो सोडियम प्लस होगा दैट विल अटैक ऑन सोडियम प्लस अटैक ऑन ऑक्सीजन, जो ऑक्साइड आयन। तो यहाँ से मिलेगा आपका RO के साथ सोडियम, दिस इज कॉल्ड सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड, और प्लस आपका यहाँ से बन जाएगा वाटर मॉलिक्यूल्स। ये पॉइंट क्लियर हो जाता है आपको? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एल्कोहल के साथ हम लोग NaOH यूज करेंगे। NaOH इज ए बेस, जहां आपको हर एक स्टेप समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो OH- आयन क्या करेगा, इस एल्कोहल से H+ आयन को लेके वाटर बाहर निकाल देगा और बनाएगा सोडियम एल्कोक्साइड। नाउ इट इज क्लियर। अब सोडियम एल्कोक्साइड जो बन चुका है वो कुछ ऐसा होगा, RO के साथ आपका सोडियम, सोडियम आपका प्लस होगा, ऑक्सीजन आपका माइनस होगा। तो दिस इज सोडियम एल्कोक्साइड। अब सोडियम एल्कोक्साइड के साथ अब आपका रिएक्शन करेगा एक एल्काइल हैलाइड, है ना। क्या रिएक्शन करेगी, एल्काइल हैलाइड। तो अब मैं ऐसा कर लेते हैं कि ये भी एल्काइल पार्ट है, ये भी एल्काइल पार्ट है, दोनों में से अपन ना इसको R- कर देते हैं।
बिकॉज डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए। तो हमने एल्काइल हैलाइड लिया है, तो अब एल्काइल हैलाइड में क्या होगा प्लीज ध्यान समझना। तो इसमें जो X होगा वो डेफिनेटली यहाँ से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा, ठीक है। तो एल्काइल इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा फ्रॉम दिस कार्बन। तो यहाँ से आपको पता है कि जो X माइनस होगा वो तो लीविंग ग्रुप की तरह आपका रिलीज होगा, बट यहाँ से आपका क्या बनेगा, ये बनेगा R पॉजिटिव। इतनी बात क्लियर हो रही है? यस, दिस इज कार्बोकैटायन। अब यहाँ से समझो आप, ये पूरा सेक्शन क्या बता रहा है। इस पूरे सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ से आपको मिलेगा RO माइनस, दिस इज एल्कोक्साइड सेक्शन, एंड यहाँ से मिलेगा आपको सोडियम प्लस। प्लीज ध्यान से देखना। तो RO माइनस क्या आपका एक्चुअली में स्ट्रॉन्ग बेस होगा? बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बेस होगा। आप प्लीज ध्यान से समझना है ऐसे, मैं से बिल्कुल बोलूंगा इट इज स्ट्रॉन्ग बेस। बट क्या स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं? एग्जैक्टली, स्ट्रॉन्ग बेस ऑलवेज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ से आपका जो RO माइनस का जो सेक्शन होगा ये तो आपका न्यूक्लियोफाइल बन चुका है, वो भी डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। नाउ इट इज क्लियर। तो एल्कोक्साइड आयन इट विल वर्क स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बिकॉज it is released from the sodium plus, because sodium plus is a counter cation of alkoxide ion। तो सोडियम प्लस होगा, सोडियम बड़ी आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करता है बिकॉज इसकी आयनेशन एंथैल्पी वैल्यू कम होती है। तो सोडियम इलेक्ट्रॉन्स निकालेगा, ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट कर देगा, तो बिल्कुल डेफिनेटली यहाँ पे चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा होने वाली है। तो आपका ये RO माइनस ऑलवेज स्ट्रॉन्ग बेस, या फिर बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, आप ध्यान दो, यहाँ पे R प्लस मिल रहा है ना, मैंने आपको बताया था अगर RO माइनस यहाँ से निकलता सोडियम अल्कोक्साइड से, अगर इसके सामने एल्काइल हैलाइड ना देके मैं कोई ऐसा कंपाउंड देता जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन होता, तो समझना आप ध्यान से। तो RO माइनस विल वर्क एज ए बेस, तो वहां से निकालेगा हाइड्रोजन, आपको ग्रेनाड एजेंट मैंने पढ़ाया था, तो आपका फिर एल्कोहल बना लेगा ROH। बट सामने कौन है, एल्काइल हैलाइड है। तो एल्काइल हैलाइड है तो डेफिनेटली यहाँ से भी क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होने वाला है। नाउ इट इज क्लियर निरंक। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, तो X माइनस यहाँ से बाहर जाएगा और RO माइनस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। नाउ यू हैव टू डिसाइड इफ RO माइनस इज ए स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल, तो SN1 होने वाला है कि SN2 होने वाला है? बिल्कुल SN1 होगा, SN2 होगा। जल्दी से बताओ मुझे। मैंने बोला था कि अगर वीक न्यूक्लियोफाइल होते हैं तो SN1 को सपोर्ट करते हैं, पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट होते हैं SN1 को सपोर्ट करते हैं, बट अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा या पोलर एपोटेक सॉल्वेंट्स होते हैं तो SN2 को सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल सीधा। तो यहां से आपको मिल गया SN2। नाउ इट इज क्लियर। तो डेफिनेटली विलियमसन इथरिफिकेशन ऑलवेज सपोर्ट SN2 मैकेनिज्म। पहली बात तो ये समझ में आपको आ गई, किसको सपोर्ट करेगा, SN2 मैकेनिज्म को। और जब SN2 मैकेनिज्म होगा तो जरा सब कुछ याद करो। SN2 मैकेनिज्म के अंदर रिमूवल एंड एडिशन, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड एक साथ होता है। इंटरमीडिएट यहाँ पे कुछ भी नहीं बनता है, कार्बोकैटायन रिअरेंजमेंट बिल्कुल भी नहीं होगा। तो RO माइनस जो होगा वो कहाँ अटैक करेगा, अब बताओ आप। RO माइनस डायरेक्टली अटैक करेगा उस कार्बन पे जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो अपन करा के देखते हैं। तो O माइनस होगा ना, वो इस R के पास अटैक करेगा बिकॉज यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा। तो बताओ जल्दी से आप क्या बनेगा, यहाँ से बनेगा R डैश ऑक्सीजन एंड R। तो ये का फॉर्मेशन हुआ विद द हेल्प ऑफ SN2 मैकेनिज्म, बिकॉज विलियमसन इथरिफिकेशन में हमेशा आपको सोडियम एल्कोक्साइड ही मिलने वाला है। तो दैट्स व्हाई एल्कोक्साइड सेक्शन ऑलवेज वर्क ए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। इफ इट इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल डेफिनेटली SN2 मैकेनिज्म से ही विलियमसन इथरिफिकेशन होगा। क्लियर हुआ अभी आपको? तो ईथर का फॉर्मेशन हो चुका है, ऊपर से सोडियम, यहाँ से X, तो NaX का फॉर्मेशन, एक सॉल्ट बन जाएगा NaCl टाइप, बाकी आपका बन गया ईथर। क्लियर हुआ? यस। ओके डन। तो अब देखते हैं हम लोग SN2 हमने समझ लिया। अब सुनो, मैं ना इसकी एक बड़ी आसान सी ट्रिक बताता हूँ, एक में बहुत ही आसान सी ट्रिक बताता हूँ, आप ध्यान देना। ये ट्रिक डेफिनेटली काम करेगी और विद इन सेकेंड आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखना अभी आप देते ही बोल दोगे सर यहाँ पे SN2 होने वाला है कि SN1 होने वाला है, ठीक है ना, ध्यान देना। तो मैं आपसे बोलूंगा कि जो हमारा एल्काइल हैलाइड था, एल्काइल हैलाइड को हम लोगों ने लिखा था R डैश X से। यस, ये हमारा एल्काइल हैलाइड। तो जो एल्काइल हैलाइड आप उस पर फोकस करो। एल्काइल हैलाइड किस ढंग का होना चाहिए जिसमें
एल्काइल पार्ट है, क्या क्या नहीं होना चाहिए। विलियमसन इथरिफिकेशन ऑलवेज सपोर्ट SN2 मैकेनिज्म, ये भी आपको मैंने बताया, विलियमसन इथरिफिकेशन ऑलवेज सपोर्ट SN2 मैकेनिज्म। तो मैं बोलना चाहूंगा कि ये जो आरडेस पार्ट है एल्काइल हैलाइड का, ये क्या नहीं होना चाहिए, ये कौन कौन सी कंपाउंड नहीं होने चाहिए जहां पे विलियमसन इथरिफिकेशन नहीं बनेगा। जैसे मैं आपको बोलूं कि थर्ड डिग्री एल्काइल हैलाइड, आप ध्यान देना, थर्ड डिग्री एल्काइल हैलाइड, क्या आपका ये SN2 को सपोर्ट करेगा? बताओ जल्दी से आंसर। क्या थर्ड डिग्री एल्काइल हैलाइड SN2 को सपोर्ट करता है? बिल्कुल भी नहीं। SN1 रिएक्शन के मैकेनिज्म अपन ने पढ़ा था, बिल्कुल सही। तो SN1 मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग थर्ड डिग्री, सेकेंड डिग्री एंड प्राइमरी, दिस इज द ऑर्डर, है ना। ये किसका ऑर्डर होता है? SN1 का ऑर्डर होता है। SN1 रिएक्शन के अंदर थर्ड डिग्री की एक्टिविटी सबसे हाई होती है, देन सेकेंड डिग्री, देन 1 डिग्री, बिकॉज वी विल चेक द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन। तो थर्ड डिग्री कार्बोकैटाइन इज स्टेबलाइज्ड थ्रू हाइपरकंजुगेशन। तो अब आप मुझे बताओ, क्या कभी भी थर्ड डिग्री एल्काइल हैलाइड हो सकता है विलियमसन इथरिफिकेशन के अंदर? कभी नहीं हो सकता है। तो थर्ड डिग्री एल्काइल हैलाइड कभी भी आप नहीं ले सकते हो। बिल्कुल सही, एलिमिनेशन होगा निदान। यस इट इज करेक्ट, डेफिनेटली। आपको सामने क्वेश्चन दिख भी रहे होंगे, देखिए देखो, ये देख रहा है ना E2, अब आपने समझ लिया होगा सर एल्काइल थर्ड डिग्री, तो डेफिनेटली एलिमिनेशन होगा, ये आपको अभी समझ में आएगा। तो क्या क्या नहीं होना चाहिए? थर्ड डिग्री एल्काइल हैलाइड नहीं होना चाहिए। और सेकेंड कंपाउंड क्या नहीं होना चाहिए? तो मैं आपसे बोलता हूं कि इस तरीके से एराइल हैलाइड है, ध्यान देना, दिस इज एराइल हैलाइड, तो ये भी नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? बिकॉज इस हेलोजन के पास जो आपके लोन पेयर्स होंगे, वो लोन पेयर रेजोनेंस कर जाएंगे। जब वो रेजोनेंस करेंगे तो आपको पता है प्रोडक्ट फॉर्मेशन के अंदर हेलोजन विल बर्केस प्लस M। इफ इट इज बर्केस प्लस M, तो यहाँ पे बनेगा पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। तो बेंजीन रिंग का कार्बन और हेलोजन के दोनों के बीच में आने वाला है क्या? आपका पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, जिसकी वजह से यहां से आपका सब्स्टिट्यूशन नहीं होने रहा है। आपको तो थर्ड डिग्री एल्काइल हैलाइड नहीं होना चाहिए, दूसरा आपका एराइल हैलाइड भी नहीं होना चाहिए। दोनों बातें क्लियर। थर्ड पॉइंट की बात कर लें तो हम लोगों ने एक कंपाउंड देखा था कुछ इस तरीके से, आप ध्यान दो कि भाई ऐसा कंपाउंड हो जाए, बिकॉज इट इज एल्काइल पार्ट, दिस इज एल्काइल पार्ट, नाउ दिस इज X। तो अगर X की बात करें तो X के पास, हैलाइड के पास तो आपके लोन पेयर्स होंगे, तो लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो फिर से यहाँ पे आने वाला है पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। तो ये कंपाउंड भी कभी भी बिनाइल हैलाइड, दिस इज कॉल्ड बिनाइल हैलाइड। रन क्लियर है आपको? बिनाइल मैंने बताया था ना, sp2 से sp2 अटैच कार्बन को दोनों को अपन बिनाइल बोलते हैं। तो दिस इज कॉल्ड बिनाइल हैलाइड। तो बिनाइल हैलाइड भी नहीं होना चाहिए एल्काइल हैलाइड की जगह, तो भी आपका कभी भी विलियमसन इथरिफिकेशन नहीं होगा। ऑप्शन में दिए जाते हैं और बच्चों को बड़े कंफ्यूज करते हैं लोग, तो आप बिल्कुल ध्यान देना। और एक काम और बड़ा प्रॉब्लम क्या है, कंपाउंड्स को अपन इस तरीके से बना लेते हैं। तो जब बाइसाइक्लो कंपाउंड्स की बात करी जाएगी, तो बाइसाइक्लो कंपाउंड्स के अंदर मैंने हैलाइड को यहाँ पे लगा दिया, सपोज मैंने हैलाइड को ना इस पोजीशन पे लगा दिया। अब ध्यान से बताना कि यहाँ पे SN2 पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मान के चलो ये हैलाइड बाहर चला भी गया, वैसे तो बाहर जाता ही नहीं है, मैंने बताया था। अगर ब्रिज हेड पोजीशन पे अगर कभी भी कोई भी हाइड्रोजन हो या कोई भी आपका यहाँ पे कोई ग्रुप लगा हो, उस ग्रुप को आप बाहर रिलीज नहीं कर सकते हो। याद है मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन लिया था, तो आपको डिहाइड्रेशन कराया था। तो डिहाइड्रेशन वाले केस के अंदर भी ये H+ आयन यहाँ से अगर OH वगैरह ग्रुप हो, तो ब्रिज हेड पोजीशन से कभी भी कोई भी ग्रुप यहाँ से इलिमिनेट नहीं होता है। क्यों इलिमिनेट नहीं होता है? बिकॉज ये कार्बन कभी भी sp2 में आता ही नहीं है। sp2 का मतलब होता है प्लेनर, ठीक है। तो आप बिल्कुल बात को समझो, बिकॉज हैलाइड बिकॉज ये कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होती है ब्रिज हेड पोजीशन, जिसकी वजह से कभी भी यहाँ से हैलाइड बाहर नहीं जा सकता है। तो यहाँ से कभी भी आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का SA2 जो पार्ट है ना, जो SN2 हमें कराना है विलियमसन इथरिफिकेशन के अंदर, तो ये आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो फटाफट से अपन रिवाइज करें। फर्स्ट कंपाउंड एल्काइल हैलाइड में कौन सा नहीं होना चाहिए? तो आपका थर्ड डिग्री एल्काइल हैलाइड है ना, वो SN1 को सपोर्ट करेगा। सेकंड आपका एराइल हैलाइड नहीं होना चाहिए। थर्ड आपका बिनाइल हैलाइड नहीं होना चाहिए। और लास्ट इज आपका बाइसाइक्लो कंपाउंड। और ये जो आपके ये जो आपके कंपाउंड यहाँ पे ब्रिज हेड पोजीशन आती है,
तो वहां से हेलोजन को निकालना टू मच डिफिकल्ट बिकॉज इट इज द कॉम्प्लेक्स पोजीशन। नाउ इट इज क्लियर। तो विलियमसन इथेरिफिकेशन आपको समझ में आया किस ढंग से हमें करना है, क्या नहीं लेना है। तो मैं कुछ क्वेश्चन ले लेता हूँ, ठीक है ना, आप जरा एक बार ट्राई करना। मैं क्वेश्चन लेता हूँ, आप ध्यान से बताना। मैंने एक कंपाउंड लिया है CH3 कार्बन, यहाँ से आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, नाउ इट इज ऑक्सीजन एंड दिस इज CH3। ध्यान से देखना है, ठीक है, ईथर दिया है मैंने आपको, ठीक है ना। अब आपको बताना है कि मैं दो आपको कंडीशन देने वाला हूँ, दोनों में से कौन सी कंडीशन आपकी विलियमसन इथेरिफिकेशन को सेटिस्फाइड करेगी। ईथर आपको दे रखा है मैंने, बिल्कुल क्लियर। अब मैं आपको कंडीशन देता हूँ। चलो, फर्स्ट अपन ने लिया यहाँ पे CH3, नाउ दिस इज कार्बन एंड CH3 एंड दिस इज ऑक्सीजन अटैच्ड विद सोडियम। एक ये कंपाउंड दिया है, इसके साथ में मैंने आपको लिख के दिया है CH3Cl। ये दो मैंने कंपाउंड आपको लिख के दिए हैं, तो सोडियम एल्कोक्साइड है और सेकंड सेक्शन आपका एल्काइल हैलाइड है। बात समझ में आ रही है? यस। मैं सेकंड कंडीशन और आप बताना दोनों में से कौन सा करेक्ट है, दोनों में से कौन विलियमसन इथेरिफिकेशन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, ध्यान से। सेकंड मैंने आपको लिख के दिया CH3 ऑक्सीजन, नाउ दिस इज सोडियम एल्कोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ, मैंने यहां से लिख के दिया आपका थर्ड डिग्री एल्काइल हैलाइड, नाउ दिस इज CH3 एंड दिस इज क्लोरीन। चलो मुझे बताओ, ये फर्स्ट केस है, ये सेकंड केस है, दोनों में से कौन सा केस ऐसा है जो विलियमसन इथेरिफिकेशन को रिप्रेजेंट करेगा? बताओ, कर सकते हो, बताओ कौन सा होना चाहिए। तो आप सिर्फ एक ही बात ध्यान रखना कि सर विलियमसन इथेरिफिकेशन के अंदर ना सिर्फ SN2 होता है। क्या होता है विलियमसन इथेरिफिकेशन? SN2 मैकेनिज्म होता है। सर SN2 मैकेनिज्म होता है, तो वी विल ऑलवेज चेक एल्काइल हैलाइड, वी विल ऑलवेज चेक एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड नेवर बी थर्ड डिग्री, वो कभी भी थर्ड डिग्री नहीं होना चाहिए। तो चलो मैं करके ट्राई करता हूँ। मैंने X को इधर लगाया, एक बार X को इधर लगाया, मैं दोनों चेक करता हूँ। यहाँ से बनेगा आपको 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, तो आपने बताया सर फर्स्ट ऑप्शन डेफिनेटली करेक्ट होगा। ओके, देखते हैं। तो यहाँ से मिलेगा 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, और इसकी तरफ जाऊंगा तो यहाँ से मिलेगा थर्ड डिग्री एल्काइल हैलाइड। अगर थर्ड डिग्री एल्काइल हैलाइड इधर से मिल रहा है तो इसका मतलब ये SN1 को सपोर्ट करेगा, ठीक है। और अगर ये 1 डिग्री है, अगर आपका CH3X मिलेगा तो आपको पता है कि ये SN2 को ही सपोर्ट करने वाला है, SN2 को। तो SN2 को सपोर्ट कौन करने वाला है? CH3Cl या CH3X। अब समझ में आ रहा है? तो CH3X देखना बहुत जरूरी है, CH3Cl तो देखो ये मिल गया। तो दिस एल्काइल हैलाइड ऑलवेज सपोर्ट SN2 मैकेनिज्म। अगर SN2 मैकेनिज्म को सपोर्ट करेगा तो आपको बिल्कुल कंफर्म हो चुका होगा सर फर्स्ट स्टेप इज करेक्ट। सेकेंड स्टेप कभी पॉसिबल नहीं हो सकती है, बिकॉज सेकेंड स्टेप में अगर आप ध्यान दो तो यहाँ से अगर ये Cl बाहर गया तो यहाँ पॉजिटिव आएगा, तो कार्बोकैटाइन आपका मोर स्टेबल हो जाएगा, तो SN1 की तरफ जाएगा, तो विलियमसन इथेरिफिकेशन नहीं होने वाला है। अगर होगा भी तो आप इसे माइनर प्रोडक्ट बोल सकते हो, मेजर नहीं बोल सकते। तो मेजर किससे बनेगा? फर्स्ट रिएक्शन से। नाउ इट इज क्लियर। कोई डाउट है तो आप डिस्कस कर सकते हो मेरे साथ। एनी डाउट? यस। सेकेंड क्वेश्चन लेता हूं मैं, आप ध्यान देना। सेकेंड क्वेश्चन मैंने लिया है कुछ इस तरीके से। एक ये मैंने एरोमेटिक सेक्शन बेंजीन ले लिया है और इसके साथ लगाया मैंने OMe। दिस इज एनिसोल एक्चुअली, है ना, ये आपका एरोमेटिक ईथर है, दिस इज कॉल्ड एनिसोल। और इसके सामने भी हम लेने वाले हैं बच्चों टू अगर ऑप्शन ले लेते हैं अपन, है ना। आप बताओ दोनों में से कौन सा करेक्ट होगा। तो फर्स्ट अपन ने लिया है इस तरीके से बेंजीन, और इसको ऊपर लगाया अपन ने ऑक्सीजन के साथ सोडियम, और सेकेंड हम लोगों ने ले लिया है मिथाइल के साथ ब्रोमीन, ठीक है। यस, फर्स्ट केस। सेकेंड केस हम लोगों ने लिया है ब्रोमोबेंजीन, दिस इज ब्रोमोबेंजीन, और इसके सामने हमने फॉलो कराया है मिथाइल, ऑक्सीजन के साथ हम लोगों को ले लिया है सोडियम प्लस, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है। सेकेंड में है सोडियम मेथॉक्साइड, और फर्स्ट केस में आपका यहाँ पे है मिथाइल के साथ ब्रोमीन, दिस इज मिथाइल ब्रोमाइड। तो आप डिसाइड करो यहाँ पे ये जो ईथर बना हुआ है आपके सामने, कैसा होना चाहिए, बिकॉज़ विलियमसन इथेरिफिकेशन के होता है एल्काइल हाइड हमारा 1 डिग्री उस पर ध्यान देना।
सर हो सकता है, हो ही नहीं सकता। मैंने थोड़े एग्जांपल दिया था कौन कौन से कंपाउंड्स आपके हो सकते हैं, पॉसिबल। अभी समझ में आ रहा है? नेटवर्क इशू हुआ थोड़ा सा, कोई इशू नहीं, ठीक है, मैं फिर से कंटिन्यू। ओके, फिर से देखिए ना यहाँ पे नहीं क्वेश्चन कार्बन, नाउ दिस इज डबल कार्बन, इसके साथ लिया हम लोगों ने ऑक्सीजन एंड दिस इज मिथाइल, ठीक है। तो ये भी आपका यहाँ पे एक तो आर सेक्शन आपका ये हो चुका है, आर सेक्शन आपका ये हो चुका है, आर डेसिमल सपोज ऑक्सीजन बना के दिया है। मैं कोई कंडीशन करूंगा आपको, फर्स्ट अपन यहाँ से CH3 देन और साथ इसके लिए क्लोराइड, ठीक। मैं इस क्वेश्चन को फिर से एक बार ड्रॉ कर देता हूँ। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ऑक्सीजन के साथ मिथाइल था, फिर इसमें आपके दो केस थे, है ना। फर्स्ट केस था कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन क्लोरीन, है ना, प्लस था आपका CH3O-, इट इज अटैच्ड विद सोडियम प्लस। और सेकेंड केस की बात करी जाए तो यहाँ पे है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन एंड ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे एल्कोक्साइड सेक्शन है, प्लस आपको दिया है मैंने मिथाइल क्लोराइड। नाउ यू हैव टू डिसाइड कि विलियम्सन इथरिफिकेशन में कौन सी स्टेप आपकी करेक्ट होगी। यस, तो आप देखो यहाँ से ये पूरा सेक्शन कैसा है, एल्काइल ग्रुप है, ठीक है ना। एक ये भी सेक्शन कैसा है, एल्काइल ग्रुप है, और बीच में क्या है आपका ऑक्सीजन, है ना। तो SN2 मैकेनिज्म की तरफ बस ध्यान दो, आंसर आपको मिलेगा। यस, तो फर्स्ट केस क्या पॉसिबल हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे देखो आप, तो जो इसके लोन पेयर्स होंगे ना ऑक्सीजन के, तो वो जो ऑक्सीजन के लोन पेयर्स होंगे, क्या वो आपका रिएक्शन को परफॉर्म करेगा, इसमें जा चुके हैं, जब रेजोनेंस में जा चुके हैं तो यहाँ से आपका SN2 जो मैकेनिज्म हम देखने वाले हैं वो आपका नहीं होने वाला है। तो फर्स्ट केस में बिल्कुल नहीं होगा। सेकेंड केस की बात तो यहाँ से पॉसिबल है, बिकॉज आपका यहाँ से मिथाइल क्लोराइड है और यही आपके SN2 को फॉलो करेगा, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे फिनिश होता है विलियम्सन इथरिफिकेशन, और इसके ऊपर हम लोग कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस फटाफट से कर लेते हैं। yes. तो देखेंगे हम लोग फर्स्ट सेक्शन। तो फर्स्ट सेक्शन में देखेंगे यहाँ से एल्काइल हैलाइड कैसा है आपका 1 डिग्री,
और ये सोडियम एल्कोक्साइड है। तो डेफिनेटली यहाँ से आपका ईथर का फॉर्मेशन होगा, और बिकॉज ये एल्काइड आपका 1 डिग्री है तो ये SN2 को बिल्कुल प्रेफर करेगा। यस, ये रिएक्शन आपकी सही है। सेकेंड रिएक्शन में देखो आप, तो ये आपका 3rd डिग्री एल्काइल हैलाइड है। अगर 3rd डिग्री होगा तो उस केस में आपको मैंने बोला था अभी थोड़ी देर पहले कि इस केस वर्क एज ए बेस। अगर ये बेस की तरह वर्क करेगा तो डेफिनेटली एलिमिनेशन होगा, और स्ट्रॉन्ग बेस है डेफिनेटली। अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो इवन मैकेनिज्म भी नहीं होगा, E2 मैकेनिज्म से एल्कीन बनेगा आपका। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ से आपका एल्कीन का फॉर्मेशन होगा, इट इज करेक्ट। ठीक है, अब थर्ड स्टेप में देखो, तो यहाँ से एल्काइल हेड कैसा है आपका 1 डिग्री है। अगर एल्काइल हेड अगर आपका 1 डिग्री है तो इस केस में देखो आप तो डेफिनेटली SN2 को फॉलो करेगा, कुछ इश्यू नहीं है, SN2 को फॉलो करेगा। आप डायरेक्ट कर सकते हो, यहाँ से सोडियम प्लस को बाहर निकालोगे और ये ऑक्सीजन जाके इस कार्बन पे अटैक कर देगा, तो बिल्कुल आपका यहाँ से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN2 टाइप मिलेगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखेंगे अपन, तो देखो ये एल्काइल हेड कैसा है आपका 2 डिग्री है। अगर ये एल्काइल हेड 2 डिग्री है और सामने आपका स्ट्रॉन्ग Na सोडियम एल्कोक्साइड है, सोडियम एथोक्साइड है, तो यहाँ से मिलेगा आपका एक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस बोले, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बोले, मतलब करेक्ट। बट इसके सामने आपका यहाँ पे 2 डिग्री है, तो 2 डिग्री भी SN2 को ही प्रेफर करेगा। क्यों? बिकॉज यहाँ से आपको मिल जाएगा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल मिलेगा, और 3rd डिग्री नहीं है, 2 डिग्री है, तो बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यहाँ से आपका SN2 प्रेफर करेगा। तो मैं आपको बिल्कुल हिंट कर देता हूँ कि 1 डिग्री वाला आपको मिल जाए, ठीक है, या फिर आपका CH3X मिल जाए, CH3X मिल जाए, या फिर आपको 2 डिग्री केस मिल जाए। क्लियर हो रहा है? या फिर आपको 2 डिग्री का एल्काइल हैलाइड मिल जाए। आप वहां से SN2 को सॉल्व करना। SN2 3rd डिग्री होगा, वही सिर्फ आपके SN1 की तरफ जाएगा, तो वहां से आंसर नहीं बनेगा। बाकी एराइल हैलाइड, विनाइल हैलाइड वो मैंने आपको बता दिया, उनपे भी ध्यान रखना है, तो यहाँ से भी आपका आंसर बिल्कुल बनेगा। अब देखो ये 3rd डिग्री आ गया एल्काइल हैलाइड, तो अब यहाँ से आपका एलिमिनेशन E2 हो जाएगा, एलिमिनेशन होगा, सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। तो देखो फिर एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो एल्कीन कैसे बना होगा? यहाँ से देखो ये लीविंग ग्रुप Cl बाहर गया होगा, इस कार्बन में प्लस चार्ज आया होगा। इस प्लस को स्टेबल करने के लिए हमारे पास अल्फा, ये अल्फा, तो कोई भी अल्फा कार्बन यहाँ पे हाइड्रोजन को रिलीज करेगा, तो यहाँ से एस्टल बाहर जाएगा, तो डबल बॉन्ड किसी भी आप साइड में आप डोनेट कर सकते हो, तो यहाँ से एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। ये क्लियर हो गया? तो विलियमसन ईथरिफिकेशन, नाउ इट इज क्लियर। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स अमोनिया। ये रिएक्शन आपकी लीस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लीस्ट इंपॉर्टेंट, लेकिन फिर भी एक बार हम इसे देख लेते हैं, इफ इन केस कभी क्वेश्चन आ गया तो हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो अमोनिया अगर आपके एक्सिस के अंदर है, ठीक है, और सामने सिर्फ आपको दे रखा है 1 डिग्री या 2 डिग्री हैलाइड। अब ध्यान दो, 1 डिग्री या 2 डिग्री अगर आपको एल्काइल हैलाइड दे रखा है, तो उस केस में अमोनिया आपका बेस नहीं होगा। और जो प्लीज ध्यान से समझने की कोशिश करना, बहुत से बच्चे क्या समझते हैं कि सर अमोनिया ऑलवेज बेस। नहीं, अमोनिया ऑलवेज बेस नहीं होता है। क्यों? क्योंकि सामने वाला कंपाउंड कैसा है उसकी तरह वो रिएक्ट करेगा। बिकॉज नाइट्रोजन के पास आपका लोन पेयर है, तो लोन पेयर होने की वजह से ये बच्चों वर्क करता है बेस। अगर इसका लोन पेयर एक्टिवेट होगा तो इट विल वर्क एज बेस। बात समझ आ रही है? या फिर अमोनिया के सामने कोई ऐसी स्पीसीज हो जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन हो, एसिडिक हाइड्रोजन हो, अगर मान लो कोई ऐसी जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन होगा, तो लोन पेयर का सिंगल इलेक्ट्रॉन्स यहाँ अटैक करेगा, देन एसिड बेस रिएक्शन होगा, अमोनिया विल वर्क एज ए बेस। बट अगर बोलूं कि अमोनिया के सामने अगर कोई ऐसा कंपाउंड जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन ही नहीं है, जैसे आपका RX आ जाए, वो भी आपका RX आपका कैसा हो, 1 डिग्री हो या फिर आपका 2 डिग्री हो। आप ध्यान देना, 1 डिग्री हो या फिर आपका 2 डिग्री हो, तो उस केस में इसको अमोनिया को एसिडिक हाइड्रोजन नहीं मिलेगा। तो इस केस में कभी भी आपका यहाँ से जो रिएक्शन होगा वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वाला केस नहीं हो सकता है। तो अमोनिया की इस केस में कैसे वर्क करेगा? बेस की तरह। कैसे वर्क करेगा? बेस की तरह वर्क ना करके अब ये वर्क करेगा न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो जब न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करेगा तो अमोनिया का लोन पेयर कहाँ अटैक करेगा? इस R के साथ। अब बात समझ में आ रही है? मैं एक्सप्लेन करके दिखा दूंगा आपको कैसे होगा, ध्यान दो। कैसा होगा? R के साथ होगा, है ना, ये शिफ्ट होगा, यहाँ से आपका माइनस, यहाँ से आप प्लस, प्लस
यहाँ से एक्स्ट्रा चला जाएगा, एन आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, के पास स्टेबिलिटी है ना, अनस्टेबिलिटी शो करेगा, रिलीज हो जाएगा प्लस फेज में, यहाँ से बनेगा R के साथ आपका NH2, तो यहाँ से अमाइन बन जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? नाउ कौन सा ठीक है, SN2 आपका 1 डिग्री और 2 डिग्री है, और बाकी आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरफ बात करेगा, तो आंसर आपका होगा S2 से बनेगा आपका। क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे क्वेश्चन है, ठीक है, दिस इज नॉट एक्सेस will be ध्यान देना, ये रिएक्शन एज E3 फिनिश कैसी है, तो इट विल सपोर्ट द टू मैकेनिज्म एस करेगा, ठीक है, के सामने फाइल, अगर सामने अगर आपका 1 डिग्री 2 डिग्री अल्काइल हाइड होगा तो ही आप ओके। तो अब यहाँ से आप देखो, तो इस केस में आपका एलिमिनेशन रिएक्शन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हमने बात करी कि अगर एल्काइल हैलाइड अगर आपका एक्सेस में होता है और सामने आपका अमोनिया दे रखा है, तो इस केस में रिएक्शन आपकी किस ढंग से होगी, तो इस केस में आप आंसर बनेगा में एक तो अमोनिया से हाइड्रोजन और यहाँ से आपका हैलाइड से एक्सेस, अगर एल्काइल हैलाइड एक्सेस में होगा तो ठीक है, तो आपका यहाँ से हाइड्रोजन अमोनिया से, यहाँ से हाइड्रोजन NH3 से, और यहाँ से आपका हैलाइड, तो HX बाहर चला जाएगा और RNH2 आपको मिल जाएगा, RNH2 का फॉर्मेशन होगा, बिकॉज ये एक्सिस में है तो फिर से रिएक्शन करेगा, तो फिर से RX आ गया, तो फिर से निकालेगा हाइड्रोजन, तो फिर से आपका वही HX सेक्शन बाहर चला जाएगा, तो बनेगा सेकेंड डिग्री अमाइन। फिर से अगर आपका RX कब तक आएगा, जब तक इसके पास आपको मिलेंगे हाइड्रोजन, है ना, नाइट्रोजन के पास जब तक मिलेंगे हाइड्रोजन, तो बनेगा थर्ड डिग्री, और फिर से RX आया, तो फिर रिएक्शन परफॉर्म कर सकता है, बिकॉज क्वार्टरनरी सॉल्ट आपको देखने को मिलता है। तो क्वार्टरनरी सॉल्ट में क्या होगा, बिकॉज यहां से आपको मिल चुका है R+ और X-, ठीक है ना, तो दिस लोन पेयर विल अटैक ऑन दिस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो यहां से बनेगा नाइट्रोजन, इसके पास R, इस तरीके से 4 एल्काइल ग्रुप आपके प्रेजेंट होंगे, इट विल होल्ड द पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर को कहां शिफ्ट किया है, टुवर्ड्स एल्काइल सेक्शन, इसलिए यहां से आपको मिलता है क्वार्टरनरी कंपाउंड, और सॉल्ट आपको यहां से देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट, अगर आपका यहां से एल्काइल एक्सिस में होता है, आप इस ढंग से आंसर को बनाओगे। नेक्स्ट देखते हैं अपन रिएक्शन विद सोडियम एल्कनाइड, है ना, सोडियम एल्कनाइड से अगर रिएक्शन परफॉर्म होगी तो हमारा आंसर कैसे बनेगा, देखते हैं अपन। तो सोडियम एल्कनाइड में अगर आप ऑब्जर्व करो, तो यहाँ से सोडियम प्लस होगा, ये पूरा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, ये कंप्लीट आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होने वाला है। तो जब ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल क्यों होगा, बिकॉज सोडियम इलेक्ट्रॉन्स को बड़ी आसानी से कार्बन की तरफ रिलीज करेगा, बिकॉज दिस कार्बन इज sp हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है ना, तो ये स्ट्रॉन्ग बेस बन जाएगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा। अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के सामने सिर्फ आता है 1 डिग्री 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, तो प्लीज ऑलवेज सपोर्ट SN2 मैकेनिज्म, आंसर बनेगा आपका ये, सिर्फ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखने को मिलेगी, ठीक है ना, ये इसका कार्बन का नेगेटिव इस R पे अटैक कर देगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। अगर थर्ड डिग्री आता है अल्काइल हैलाइड, तो आपको पता है कि सर एलिमिनेशन होने वाला है, वो भी कौन सा E2 मैकेनिज्म से, तो क्या बनेगा आंसर, सिर्फ एल्कीन। बात समझ में आ रही है, यस इट इज क्लियर, तो यहां से एल्कीन आपकी बन जाएगी, बिकॉज इट विल वर्क एज ए बेस, वो भी स्ट्रॉन्ग बेस की तरह वर्क करेगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, तो यस, तो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल की अगर बात करी जाए, तो जिसमें आपके 2 डोनर एटम्स होने चाहिए,
ठीक है ना। अगर आपके 2 डोनर एटम्स होंगे, और 2 डोनर एटम का मतलब क्या है, 2 डोनर एटम का मतलब कुछ यूं है कि वहां से आपका जब लोन पेयर से नेगेटिव चार्ज की शेयरिंग हो, तो वो दोनों एटम्स कर सकें, नेगेटिव चार्ज को दे सकें, या फिर रिच सेंटर को ऑक्युपाई करें, हम उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, यस। ठीक है, तो यहां से हमने इमीडिएट न्यूक्लियोफाइल की बात करें, तो न्यूक्लियोफाइल व्हिच हैव 2 डोनर एटम्स, तो फॉर्मेशन ऑफ साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड, हम लोग बात करेंगे यहाँ पे साइनाइड और को लेकर। तो पहले मैंने इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट बता दूं, देन आपको समझ में आ जाएगा बिल्कुल क्लियर। मैंने अगर आपसे बोला कि एल्काइल हैलाइड के सामने केसीएन रिएक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो आपको पता है कि सर केसीएन इज ए आयोनिक कंपाउंड, केसीएन इज ए आयोनिक कंपाउंड। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो यहीं पे अगर मैं आपको लिख के दूं एजीसीएन, तो एजीसीएन इज ए कोवैलेंट कंपाउंड। तो आयोनिक कंपाउंड क्यों है? बिकॉज पोटेशियम के साथ, पोटेशियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है, बट सिल्वर इतना इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट नहीं है लाइक पोटेशियम। तो वहां पे आपका जो डिफरेंस आएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, वो काफी ज्यादा डेवलप होने वाला है। वहां पे आपको कोवलेंट पे आयनिक बॉन्ड देखने को मिलेगा केसीएन के साथ, बट एजीसीएन में आपको सिल्वर बिलोंग्स फ्रॉम डी ब्लॉक, तो डी ब्लॉक वालों की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इतनी ज्यादा नहीं होती है लाइक एस ब्लॉक वाले मेटल्स के, मेटल की कंपैरिजन में, जिसकी वजह से यहाँ पे कोवलेंट कैरेक्टर क्या होगा, आपका ज्यादा होगा। ये बात समझ में आ रही है? तो अब मैं आपको बना के दिखाऊं साइनाइड, जब आपका केशियन होगा, तो केशियन से मिला आपको साइनाइड सीएन, तो वो कैसे बनेगा? कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, तो एक लोन पेयर तो इसके साथ होगा, और यहाँ पे आपका क्या होगा? नेगेटिव चार्ज को रिप्रेजेंट करेंगे अपन। कैसे? कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4, वो अपन ने यहाँ बना दिया सिंगल इलेक्ट्रॉन्स। अब चेक करो आप, 1 2 एंड 3, एक 4, बट ऑक्टेट के साथ कंप्लीट हुआ। चेक करो, नाइट्रोजन के पास 3 4 5 6 बॉन्ड के साथ होंगे, 6 और 2 आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ हो गए। इसके पास कितने कार्बन के पास होंगे? 1 2 3 4 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो बोलो डेफिशिएंट कौन? डेफिशिएंट कौन होगा? कार्बन तो डेफिशिएंट होगा। कार्बन अगर आपका डेफिशिएंट होगा, तो अब आप आंसर निकाल सकते हो। तो इलेक्ट्रॉन तो किधर से किधर शिफ्ट करेंगे? तो इस केस में आपका जो इलेक्ट्रॉन होगा, वो कहां से कहां शिफ्ट करेगा? भाई जहां पे डेफिशिएंसी है, तो रिच से इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे टुवर्ड डेफिशिएंट सेंटर। तो इस केस में कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज ऑटोमेटिक डेवलप हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां शिफ्ट होंगे ना, फ्रॉम द नाइट्रोजन टू कार्बन साइड। तो कार्बन के पास नेगेटिव आया, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए रेजोनेंस वाला सीक्वेंस, रिच से डेफिशिएंट की तरफ इलेक्ट्रॉन्स मूव कर जाएंगे, तो कार्बन पे भी नेगेटिव आ गया। और एन के पास तो पहले से लोन पेयर्स हैं, तो बोथ आर इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर, दोनों के दोनों नेगेटिव चार्ज लोन पेयर्स को दे सकते हैं। इसको अपन बोलते हैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। क्या बात समझ में आ गई आपको? नाउ क्वेश्चन ये है कि बॉन्डिंग नाइट्रोजन साइड से हो, बिकॉज एल्काइल हेड से क्या मिलेगा? R प्लस मिलेगा ना डेफिशिएंट। तो इस प्लस के साथ क्या कार्बन की तरफ से अटैक होना चाहिए साइनाइड में, कि नाइट्रोजन की साइड से अटैक होना चाहिए? किस तरफ से अटैक होना चाहिए बताओ आप? तो मैं बोलूंगा कि इस एल्काइल के पास क्या मिलेगा? सिर्फ कार्बन। तो यहां भी क्या है? कार्बन। तो कार्बन कार्बन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एज कंपेयर टू कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड। प्लीज ध्यान दो, कार्बन कार्बन बॉन्ड हमेशा क्या होगा? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है एज कंपेयर टू कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड। तो फर्स्ट केस में अगर केसीएन इज आयोनिक, तो उस केस में कार्बन की साइड से अटैक आपको कराना है, बस। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए आपको मिलेगा इस केस में बॉन्ड के साथ एल्काइल रिएक्शन करेगा केसीएन के साथ, तो मिलेगा आपका आरसीएन। तो यहाँ पे जो बॉन्डिंग होगी, वो आर के साथ कार्बन आपका बॉन्ड बनाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? बिकॉज कार्बन कार्बन बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बॉन्ड एज कंपेयर टू कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड। अरे कौन से कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड की मैं बात कर रहा हूं? इसमें हम लोग बात करने के एल्काइल के पास जो कार्बन है, उस कार्बन के साथ ये कार्बन। अब समझ में आ रहा है? ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा एज कंपेयर टू कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड। नाउ इट इज क्लियर, इसलिए अपन बनाएंगे इस कंपाउंड साइनाइड को। बट सेकंड केस में क्या होगा? सेकंड केस में आपका एजीसीएन होगा। तो अब इस एजीसीएन के अंदर आप बताओ आंसर कैसे बनना चाहिए? अब ये तो आपका यूनिक कंपाउंड है नहीं, ये कोवलेंट कंपाउंड है, कोवलेंट कंपाउंड है। इस केस में नहीं होता, ये डिसोशिएट ही नहीं करेगा। अगर आप सोच रहे हो सर एजी प्लस और सीएन माइनस में डिसोशिएशन होगा, तो बिल्कुल गलत सोच रहे हो आप। यहाँ कोई डिसोशिएशन नहीं होने वाला। यहाँ से डायरेक्ट क्या होगा?
ये लोन पेयर डायरेक्ट अटैक कर देगा इस कार्बन के पॉजिटिव के पास, खत्म कहानी। तो होगा ना एन के साथ बॉन्ड आर का, तो दिस इज आइसोसाइनाइड। तो आयनिक कंपाउंड में डिसोसिएशन होगा, देन कार्बन विल अटैक, कोवैलेंट। डिसोसिएशन नहीं होगा तो आपको पता है कि अटैक कहां से होने वाला करेगा, आ गया। मैं एक क्वेश्चन और पूछ सकता हूं आपको यहीं पे, ये नाइट्रो वाला, तो इसमें क्या क्या बनेगा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये बनेगा आपका एल्काइल नाइट्राइल, सेकेंड केस हमने नाइट्रो वाला केस किया था, बस उसको मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, तो RX के साथ अगर मैं यूज करूंगा KNO, ठीक है, KNO2 इज आयनिक कंपाउंड, तो ये परफेक्टली आपका आयनिक कंपाउंड होगा बिकॉज आपका लगा हुआ है। सेकंड में अगर आपको AgN2, इट इज कोवैलेंट कंपाउंड, AgN2 क्या होगा, कोवैलेंट कंपाउंड होगा। तो कभी क्वेश्चन आते हैं इसके बीच में, यहाँ से आपका बनता है आर बॉन्डिंग होती है, ये बनता है, ये बनता है, और सेकेंड वाला ये बनता है जब आयनिक कंपाउंड, KNO2 इज आयनिक कंपाउंड, तो अटैक कहां से कराना है आपको, इस एल्काइल ऊपर फ्रॉम द ऑक्सीजन साइड। अगर आपका आयनिक कंपाउंड तो अटैक कहां से करना है, फ्रॉम नाइट्रोजन साइड, फ्रॉम द नाइट्रोजन साइड आपको आंसर मिलेगा। इसका नाम क्या, दिस इज कॉल्ड, और ये जो कॉन्सेप्ट है आपका, ये भी आपका फिनिश हुआ। बट थोड़ा सा एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट भी इसमें पूछते हैं कि सर यहाँ पे मुझे दे रखा है एल्काइल हैलाइड, इसके साथ में दिया है पोटेशियम साइनाइड, तो सर Cl- इज स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल, इफ इट इज स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल तो डेफिनेटली SN2 मैकेनिज्म को सपोर्ट करेगा, Cl को सब्स्टिट्यूट करेगा और जाके यहाँ अटैक कर देगा इस पॉजिटिव के ऊपर। तो सर ये बन गया हमारा आंसर। अब इसी कुछ कंडीशंस हैं जिसको पहले भी मैंने डिस्कस किया है। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है साइनाइड, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। अगर साइनाइड का बेटा पार्शियल हाइड्रोलिसिस होता है, पार्शियल हाइड्रोलिसिस, तो इस केस में बनता है आपका एसिड अमाइड। कैसे बनेगा मैं बताता हूँ। ये कुछ इस तरीके से बनेगा कि जब यहाँ से आपको जो साइनाइड है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे 2 मोल्स हम यूज करते हैं, 2 मोल्स ऑफ वाटर, तो कैसा होगा, OH और H, इधर भी आपका OH एंड H, ये डिसोसिएशन हो जाएगा, एक कार्बन पे आपके 2OH आएंगे और यहाँ पे जाएगा आपका NH2, लेकिन बीच में अभी भी एक सिंगल बॉन्ड रहेगा, तो ये बन जाता है आपका CH3, इधर CH2, कार्बन के साथ 2 OH होंगे, एक OH और OH से मिलकर आपका एक वाटर मॉलिक्यूल से बाहर तो डबल बॉन्ड मिलेगा और साथ में मिलेगा आपका NH2। तो जब भी आपका एल्काइल साइनाइड का पार्शियल हाइड्रोलिसिस होता है तो आप बनाओगे क्या, एसिड अमाइड। आप डायरेक्ट ध्यान रखो कैसे हो रहा है वो मैं आपको एक्सप्लेन किया यहाँ से। अगर उसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होगा तो डायरेक्ट एसिड बनेगा। कैसे बनेगा आपको पता है, इसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होगा तो ये जो हमारा साइनाइड है, इस साइनाइड में ना 3 मोल्स H2O के आने वाले हैं। कितने मोल्स, 3 मोल्स, क्योंकि 3 बॉन्ड ब्रेक होने वाले हैं, तीनों बॉन्ड आपके डिसोसिएट होंगे। तो OH के साथ H, इधर OH के साथ H और इधर OH के साथ H, ये तीनों डिसोसिएशन होगा। तो एक कार्बन के साथ कितने OH आने वाले हैं, 3 OH। तो 1 कार्बन के साथ अपन बनाएंगे 1 OH
2OH and 3OH। एक OH और H से अपन क्या निकालेंगे बच्चों, वाटर मॉलिक्यूल्स। यहाँ से अपन ने H2O बाहर निकाल दिया है, तो बैलेंसी देखो, एक बैलेंसी यहाँ खाली होगी, एक बैलेंसी आपकी इधर भी खाली होगी, तो वो आपके डायरेक्ट यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से एक तो OH ये बनेगा डबल बॉन्ड हो, तो यहाँ से बना कार्बन, इधर डबल बॉन्ड हो, और ये आपका ऊपर OH, तो क्या बन गया आपका एसिड। तो आपको डायरेक्ट मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, और प्लस यहाँ से N के साथ 3 हाइड्रोजन, देन फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया गैस। तो अमोनिया गैस आपको मिलेगी, प्लस आपको मिलेगा एसिड। अभी क्लियर हुआ। तो पास्चर हाइड्रोलिसिस पे अमाइड कितने अपन वाटर मॉलिक्यूल्स यूज करेंगे, 2 मोल्स, और कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होगा तो हम कितने मोल्स यूज करेंगे, 3 मोल्स, है ना, 3 मोल्स ऑफ H2O। तो अगर यहाँ पे होता है आपका रिडक्शन, निकल के साथ उसने H2 दे रखा है, या फिर सोडियम के साथ उसने आपका एथनॉल दे रखा है, या लिथियम एल्यूमिनो दे रखा है, ये आपको दे रखा है, ये आपके रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट अगर आपको दे रखे हैं, तो उस केस में क्या करना है, आपको डायरेक्ट अमाइन का फॉर्मेशन कर देना। कैसे बनेगा अमाइन, वो आप देख लो। जब ये कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन होगा, तो बच्चों हाइड्रोजन तो दोनों साइड में ही आने वाले हैं, तो 2 मोल्स ऑफ H2O विल अटैक, तो ये बन जाएगा NH2, ये बन जाएगा CH2, तो CH2 NH2 विल डेवलप, तो 1 डिग्री अमाइन बनेगा। क्लियर हो गया। एक इसमें रिएक्शन, नेमी रिएक्शन और आती है, जिसको अपन बच्चों बोलते हैं स्टीफन रिएक्शन। स्टीफन रिएक्शन के अंदर 2 स्टेप होती है। पहले स्टेप पे अपन यूज करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट SnCl2 के साथ HCl, और सेकंड स्टेप में होता है उसका हाइड्रोलिसिस, होता है आपका हाइड्रोलिसिस। तो जब हाइड्रोलिसिस होगा तो देखो स्टेप क्या बनती है, तो हमारे सामने देखो ये आपका एल्काइल साइनाइड है, C2H5 और आपका कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, तो ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट होता है। अगर रिड्यूसिंग एजेंट है तो इस ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करेगा ये, यहां से बनता है CHNH, देखो ये बन रहा है CHNH, और CHNH के बाद जब इसका हाइड्रोलिसिस होगा तो उस केस में 2 मोल्स आएंगे, बिकॉज 2 डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है। तो देखो 2 H2 आपके यहाँ पे आ चुके हैं, तो एक कार्बन के साथ क्या होगा, एक कार्बन के साथ आपको 2 मिलेंगे इस तरीके से, यहाँ पे आपका CH3 है, इधर आपका ये CH2 होगा, यहाँ पे कार्बन, इसके साथ आपको 2 OH मिलेंगे, ठीक है ना, और एक होगा साथ में हाइड्रोजन, और प्लस ये तो आपका बन जाएगा अमोनिया NH3, ये जो लास्ट वाला सेक्शन है ना, ये तो बनेगा अमोनिया गैस, बाहर निकल जाएगा। यहाँ से H और OH मिला के वाटर बाहर, 2 बैलेंसी खाली, तो यहाँ से बनेगा आपका एल्डिहाइड, ठीक है ना। तो स्टीफन रिएक्शन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा एल्काइल साइनाइड है वहां से हम लोग एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करते हैं, और वहां से क्या है, रिलीज होती है। क्लियर हुआ सभी को। ओके, नेक्स्ट हम लोग कुछ और रिएक्शन लेते हैं। तो एजीशियन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले ना, आप टिक कर सकते हो, देखो अटैक कैसा, और NH, N के साथ C। हम लोगों ने साइनाइड का हाइड्रोलिसिस देखा, साइनाइड का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस देखा, पार्शियल हाइड्रोलिसिस देखा, रिडक्शन देखा, सब कुछ देख लिया अभी। लेकिन स्टीफन रिएक्शन भी हम लोगों ने ऑब्जर्व करी है, ठीक है। स्टीफन रिएक्शन के अंदर आपका एल्काइल साइनाइड से अपन क्या बनाते हैं, एल्डिहाइड, जिसकी प्रेजेंस में SnCl2 के साथ HCl, एंड सेकंड स्टेप में उसका हाइड्रोलिसिस हो गया आंसर, ठीक। ठीक है, जब मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे कि सर यहाँ से ना आइसोसाइनाइड बन रहा है NC, अगर इसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होगा तो सर क्या बनेगा आंसर, तो यहाँ से आपका बनता है अमाइन, और बनता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब यहाँ से आपका क्या होगा, यहाँ से कार्बोक्सिलिक एसिड, ये जो कार्बन है ना, N ट्रिपल बॉन्ड, ये होगा N ट्रिपल बॉन्ड C, ये कन्वर्ट होगा आपके 1 कार्बन के एसिड के अंदर, तो मतलब फॉर्मिक एसिड बनाएगा, ठीक है। और यहाँ से आपका बनेगा सिर्फ अमाइन NH2, तो यहाँ से 1 डिग्री अमाइन और आपका फॉर्मिक एसिड बनेगा। अगर सोडियम के साथ ये आता है एथेनॉल, तो आपको पता है कि इट विल वर्क एज रिड्यूसिंग एजेंट, तो इसका रिडक्शन होने वाला है। तो जब रिडक्शन होगा तो आप डिसाइड कर लो, जो बीच में देखा ना N, ये तो आपका एच वैसा रहेगा, और साइड में जो कार्बन है ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा CH3 के अंदर, और ये कन्वर्ट होगा NH के अंदर, बस। तो NH के साथ आपको मिलेगा CH3, तो बनेगा आपका सेकेंड डिग्री अमाइन। तो ये रिएक्शंस बड़ी स्पेसिफिक टाइप के रिएक्शंस हैं, आपको इनको ध्यान रखना है, मैंने एक्सप्लेन किया। बाकी नाइट्रो वाला केस अभी एक्सप्लेन कर दिया था मैंने, ऑक्सीजन से अटैच करेगा, आयोनिक कंपाउंड होगा, AgNO2 इज कोवैलेंट, तो बनेगा आपका RNO2, ठीक है, नाइट्रो एल्केन। अब बात करते हैं हम लोग एल्कैलिक सब्सटेंस।
तो ऑर्गेनोमेटेलिक सब्सटेंस के अंदर ये रिएक्शंस आपकी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि यहाँ पे नेमिक रिएक्शंस के बारे में बात करी जाती है। आप इसे डायरेक्ट ध्यान रख सकते हो जैसे मैं बताऊंगा। एल्काइल हैलाइड के साथ अगर आपका मैग्नीशियम और ईथर आता है, तो मैग्नीशियम कंबाइन बच्चों कहाँ पे होगा? इस कार्बन और एक्स के बीच में, तो ये बन जाता है RMgX। दिस इज कॉल्ड रिग्नाल्ड रिएजेंट। डायरेक्ट है, आपको कुछ भी ऐसा ध्यान रखने की जरूरत नहीं, बिल्कुल ईजी है। कभी RX के सामने आपका जिंक के साथ ईथर आ जाए, तो इसके 2 मोल्स आपको यूज करने पड़ते हैं, तो R2Zn, इसको अपन बोलते हैं फ्रैंकलिन रिएजेंट। तो नेक्स्ट आपका लिथियम के साथ ईथर एंड कॉपर आयोडाइड, तो यहाँ से बनता है गिलमांस रिएजेंट। कोरे हाउस सिंथेसिस में मैं यूज करूंगा इसको, आप बस अभी ध्यान दो। तो यहाँ से बनेगा, फिर से आपके 2 मोल्स यूज करने पड़ेंगे, तो R2CuLi का फॉर्मेशन, इसको बोलते हैं डाई एल्काइल लिथियम क्यूप्रेट। डाई एल्काइल लिथियम क्यूप्रेट का फॉर्मेशन होगा। इट इज कॉल्ड गिलमांस रिएजेंट। बहुत बार रिएजेंट के नाम पूछ देता है, बहुत बार इनके स्ट्रक्चर पूछ देता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले भी पूछ सकता है, आपको ध्यान रखना है। अगर सोडियम का उसने लेड यूज किया है एंड हीट यूज किया है, तो फिर आपका बनता है यहाँ से, इसको बोलते हैं टेट्रा इथाइल लेड। दिस इज कॉल्ड टेट्रा इथाइल लेड या R4PB। तो टेट्रा बिकॉज PB लेड बिलोंग फ्रॉम कार्बन फैमिली, तो 4 एल्काइल ग्रुप को अटैच कर सकता है। दिस इज कॉल्ड एंटी नोकिंग सब्सटेंस। इसको अपन पेट्रोल और डीजल की क्वालिटी को आइडेंटिफाई करने में यूज करते हैं। ये कुछ नेमी रिएक्शंस हैं आपकी ऑर्गेनोमेटेलिक सब्सटेंस की, बड़ी डायरेक्ट और बिल्कुल इजी रिएक्शंस हैं, आपको ध्यान होगा। सामने मैंने यहाँ पे आप HX इसका मैकेनिज्म कैसे होगा वो देख लो आप। एल्कोहल में लॉन पेयर, तो जब पास पेयर्स हैं, तो यहाँ से जो आपका S है वो रिलीज करेगा हाइड्रोजन H+ आयन। H+ आयन विल अटैक ऑन दिस लोन पेयर। जब लोन पेयर अटैक करेगा तो ये बनेगा कंपाउंड। तो जो लोन पेयर्स किसको H+ आयन को, एसिड जो H+ आयन आया था, उस केस में वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर था, तो यहाँ का सिग्मा यहाँ से हो जाएगा, रिएजेंट भी होता है यहाँ से, H- सॉल्वेंट होगा, अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर, तो बनेगा आपका एल्काइल हैलाइड। तो इस तरीके से एल्काइल हैलाइड और वाटर मॉलिक्यूल कार्बोकैटायन वहां पर होता है कोई भी अल्कोहल हो, उस अल्कोहल की रिएक्टिविटी किस पे डिपेंड करेगी बताओ? अल्कोहल की एक्टिविटी है आपकी कार्बोकैटायन पे। जितना स्टेबल कार्बोकैटायन होगा वहां पे आप फ्रॉम दिस HX उतना ही फास्ट वहां पे अटैक करेगा। बिल्कुल बात समझ में आ रही है? एक्टिविटी ऑफ HX की एक्टिविटी HbHCl स्ट्रॉन्गर एसिड, स्ट्रॉन्गर एसिड उसके H+ काफी फास्ट होगा, इसे HI की एक्टिविटी तो यस, तो अब देखेंगे यहाँ से हम लोग, तो HI से बच्चों रिलीज क्या होगा? H+ आयन वो कहाँ पे अटैक करेगा? इस ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ। तो उसने यहाँ पे अटैक कर दिया, तो जब अटैक करेगा तो पता है कि ये स्पीसीज कन्वर्ट हो जाएगी कुछ लाइक इस तरीके से, CH3 CH2 ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव
पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल एट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो इस सिग्मा को यहाँ से विड्रॉ करेगा, तो ये पूरा होल ग्रुप एज ए वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर चला जाएगा, तो ये बनेगा आपका कार्बोकैटायन। यहाँ प्लस आ जाएगा बच्चों, जब प्लस यहाँ पे आएगा तो I माइनस बड़ी इजीली यहाँ पे अटैक कर देगा, तो बन गया एल्काइल आयोडाइड। बिल्कुल आसान सा है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं, आप कर सकते हो। सेकेंड केस में अपन ने देखो एक एल्कोहल ये लिया है, तो फिर से H प्लस आयन यहाँ पे अटैक करेगा, ये पूरा सेक्शन एज ए वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर जाने वाला है, तो बच्चों प्लस यहाँ पे आएगा। तो मैंने बोला था कि कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट होगा, बिल्कुल होगा, यहाँ पे बिल्कुल होगा, रिंग एक्सपेंशन, रिंग कॉन्ट्रैक्शन सब कुछ होगा। तो इस केस में आपको पता है कि सर यहाँ पे एक हाइड्रोजन था, तो H माइनस हाइड्राइड शिफ्टिंग होगी, तो H माइनस यहाँ जाएगा, तो प्लस ऑटोमेटिक यहाँ पे आएगा, ये बन जाएगा थर्ड डिग्री। आप चेक करो, देखो ये 1 डिग्री आपका था कार्बोकैटायन, नाउ इट विल कन्वर्ट इनटू थर्ड डिग्री कार्बोकैटायन ड्यू टू माइग्रेशन ऑफ हाइड्राइड, है ना, H माइनस की शिफ्टिंग होने की वजह से। देन I माइनस न्यूक्लियोफाइल विल अटैक ऑन दिस मोर स्टेबल कार्बोकैटायन, दैट्स व्हाई आंसर आपका बन गया एल्काइल हैलाइड। क्लियर हुआ सभी को? नेक्स्ट है आप आइसोपेंटाइल एल्कोहल के साथ उसने HBr दिया है, देन KCN दिया है, क्या बनेगा आंसर? ट्राई करो आप लोग एक बार। तो देखो ये आपका आइसोपेंटाइल एल्कोहल ये है ना, दिस इज आइसो ग्रुप, है ना, आइसोपेंटाइल में 5 कार्बन है, आइसो ग्रुप होना जरूरी है। HBr अपन ने लिया है, तो H प्लस आयन यहाँ अटैक करेगा, रीअरेंजमेंट होगा, बिल्कुल थर्ड डिग्री बन चुका है, देन आपका Br माइनस अटैक करेगा, KCN में CN माइनस इज स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल, इजीली रिप्लेस ब्रोमीन, तो बनेगा आपका ये प्रोडक्ट। बिल्कुल आसान सा है, देख लो आप, कोई दिक्कत नहीं है, इजी स्टेप। लूकास रिएजेंट क्या है? लूकास रिएजेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है इसके ऊपर। तो लूकास रिएजेंट में अपन क्या देखते हैं? लूकास रिएजेंट कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl एनहाइड्रस ZnCl2, NHZnCl2 के साथ बच्चों हम लोग क्या यूज करते हैं? HCl। तो एनहाइड्रस ZnCl2 विल वर्क एज लिविस एसिड, आपका FeBr3 होता है, Fe आयरन होता है, वर्क जो बिजली एसिड, बिकॉज़ जिंक के पास वीकेंड डी और लिविस एसिड, दिस इज लिविस एसिड विल एक्सेप्ट C माइनस आयन, तो Cl माइनस को खींच लेगा फ्रॉम द, देखो मैं रिपीट करता हूँ इसको। तो अगर आपका थर्ड डिग्री अल्कोहल होगा, तो वहां से मिलता है आपको 2 to 3 सेकेंड के अंदर व्हाइट टर्बिडिटी। तो एक्चुअली इट इज ए टेस्ट ऑफ एल्कोहल्स। अगर थर्ड डिग्री अल्कोहल्स होगा तो आपको टर्बिडिटी मिलेगी 2 to 3 सेकेंड्स में। अगर आपका सेकेंड डिग्री अल्कोहल होगा, इट इज सेकेंड डिग्री अल्कोहल, तो आपको मिलेगी टर्बिडिटी 5 मिनट के अंदर। ठीक है, थोड़ा अधिक टाइम लगेगा क्योंकि यहाँ स्टेबिलिटी कार्बोकैटायंस की कम होगी, सेकेंड डिग्री है। ये आपका 1 डिग्री होगा कार्बोकैटायन, 1 डिग्री अल्कोहल, तो यहाँ पे आपको टर्बिडिटी मिलती है 30 मिनट के अंदर। तो आप बिल्कुल ध्यान रखो, थर्ड डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। थर्ड डिग्री में मिलेगा मोर स्टेबल कार्बोकैटायन, तो उस केस में आपकी जो स्टेबिलिटी आएगी
कार्बोकेटाइंस की वो काफी ज्यादा होगी, जिसकी वजह से वहां पे आपका जो सीएल जो होगा, सीएल माइनस न्यूक्लियोफाइल, वो बड़ी आसानी से और फास्ट अटैक करेगा मोर स्टेबल कार्बोकेटाइंस पे, जिसकी वजह से वहां पे डेरिवेटिव मिलती है 2 to 3 सेकेंड्स में, यहाँ पे 5 मिनट्स में, यहाँ पे 30 मिनट्स में। तो लुकास रिजल्ट इज क्लियर। चलो एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट गिव रिएक्शन विद लुकास रिएजेंट? कौन सा कंपाउंड हमारा ऐसा है जो लुकास रिएजेंट के साथ रिएक्शन परफॉर्म नहीं करेगा? बताओ इस क्वेश्चन में कौन सा कंपाउंड हमारा ऐसा है जो लुकास रिएजेंट के साथ रिएक्शन परफॉर्म नहीं करेगा? व्हाट इज लुकास रिएजेंट? एनहाइड्रस ZnCl2 के साथ अपन कौन कैस्टल यूज करते हैं उसको बोलते हैं लुकास रिएजेंट। तो बोलो दिस इज आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, प्लीज ड्रॉ द स्ट्रक्चर, तो आपका ये बनेगा। ठीक है, सेकेंड डिग्री अल्कोहल है, बिल्कुल करना चाहिए। एलाइल अल्कोहल दे रखा है, ये देखो, तो जब ये यहाँ से वाटर बाहर जाएगा तो प्लस यहाँ पे आएगा, और दिस प्लस इज स्टेबल थ्रो रेजोनेंस, तो इट इज मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन, यस इमीडिएटली होगा रिएक्शन। जब ये OH बाहर जाएगा वाटर की फेज में तो प्लस यहाँ पे आएगा, और दिस प्लस इज स्टेबल थ्रो रेजोनेंस, बिकॉज ऑफ बेंजीन के पास रेजोनेंस है, इलेक्ट्रॉन्स कंजुगेशन होगा, यहाँ भी मिलेगा। बट फोर्थ केस में आंसर नहीं बनेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ से OH का निकलना डिफिकल्ट होगा, तो रिएक्शन ही नहीं होगी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रिएक्शन विद सल्फोनॉइल क्लोराइड, इसको अपन बोलते हैं डार्जन रिएक्शन, है ना, इसको मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था। डार्जन रिएक्शन, डार्जन रिएक्शन का मतलब जहां पे अपन यूज करते हैं सल्फोनाइल क्लोराइड, तो सल्फोनाइल क्लोराइड में अपन यूज करते हैं SOCl2, तो बनता है RCl SO2HCl, SO2 and HCl both are gases, so it is a best method for the preparation of alkyl halide because byproducts are gases। रिएक्शन कैसे होगा? तो R के साथ यहाँ पे OH होगा, यहाँ पे SO डबल बॉन्ड, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, इजी ट्रिक यही है, ये डिसोसिएशन, ये डिसोसिएशन, ये HCl बन गया, ये SO2 बन गया, ये RCl बन गया, तो RCl आपको यहाँ से बनेगा। और रिएक्शन के अंदर आईडीपी के साथ कराएंगे तो सिर्फ मैकेनिज्म विल चेंज, तो यहाँ पे SN2 रिएक्शन आपको होती है, आंसर आपको मिलेगा HCl। ठीक, बिकॉज पायरिडीन विल वर्क स्ट्रॉन्ग बेस। पायरिडीन क्या होता है? ये पायरिडीन है, ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो SN2 मैकेनिज्म से रिएक्शन प्रोसीड होगी, ऊपर वाला SNI से होता है। एक क्वेश्चन है आपके लिए, when three alcohols ABC are treated with Lucas reagent, they A, B, C gives white turbidity in 5 seconds, 5 minutes, 30 minutes respectively, then ABC क्या होंगे? A डेफिनेटली आपका क्या होना चाहिए? A हो जाएगा आपका थर्ड डिग्री अल्कोहल, B हो जाएगा 2 डिग्री, और C हो जाएगा थर्ड डिग्री अल्कोहल, बस इसी को करना है। तो A मस्ट बी थर्ड डिग्री अल्कोहल, आपका टर्सरी, प्राइमरी नहीं हुआ गलत ऑप्शन, सेकेंडरी नहीं हुआ गलत ऑप्शन, टर्सरी होगा तो थर्ड और फोर्थ में से एक होना चाहिए। बी कैसा होगा? 5 मिनट, मतलब ये सेकेंड डिग्री होगा, तो ये प्राइमरी नहीं हो सकता है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट बात करते हैं, चलो इतना रख लो।